सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा देश जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वही देश सैकड़ों सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस गुलामी की शुरुआत किसी बड़े युद्ध से नहीं, बल्कि कुछ व्यापारियों के जहाजों से हुई थी। सवाल यह है, कैसे एक छोटा सा व्यापारिक समूह पूरे भारत जैसे विशाल देश पर राज करने लगा? कैसे कुछ 100 अंग्रेज करोड़ों भारतीयों पर शासन करने लगे? और क्या ये सिर्फ ताकत की कहानी थी, या फिर इसमें छुपा था विश्वासघात, राजनीति और चालाकी का खेल? ये है भारत के इतिहास की वो कहानी जो सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हर भारतीय की पहचान में बसती है। 17वीं सदी, भारत उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक था। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, व्यापार फल फूल रहा था, और सबसे बड़ी बात, यहाँ का कपड़ा, मसाले और सोना पूरी दुनिया में मशहूर था। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, दिल्ली से लेकर दक्कन तक शक्ति और वैभव का बोलबाला था। लेकिन हर साम्राज्य की तरह यहाँ भी एक कमजोरी थी, अंदरूनी संघर्ष। और यही कमजोरी आगे चलकर भारत के इतिहास को बदलने वाली थी। 1600 में एक कंपनी की स्थापना हुई, नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में उनका मकसद सिर्फ व्यापार करना था। वे भारत आए, मुगल शासकों से अनुमति ली और छोटे छोटे व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। जैसे जैसे समय बीता, मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा, स्थानीय शासक आपस में लड़ने लगे, और इसी मौके का फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उन्होंने सिर्फ व्यापार नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे अपनी सेना भी बनानी शुरू कर दी। और यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़। 1757, एक ऐसी तारीख जिसने भारत की किस्मत बदल दी। ये था बैटल ऑफ प्लासी। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये लड़ाई तलवारों से कम और विश्वासघात से ज्यादा जीती गई। नवाब के अपने ही सेनापति मीर जफा ने युद्ध के दौरान साथ छोड़ दिया, और बस एक ही दिन में भारत का इतिहास बदल गया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक युद्ध था, या फिर एक पूरी साजिश की शुरुआत? प्लासी की जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वे शासक बन गए। उन्होंने टैक्स वसूली शुरू की, कानून बनाए, और धीरे धीरे पूरे भारत पर नियंत्रण बढ़ाने लगे। लेकिन जो आगे हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 1764, बैटल ऑफ बक्सर। इस बार मुकाबला और बड़ा था। मुगल सम्राट शाह आलम II और अवध के नवाब शुजा उद दौला एक साथ थे, लेकिन नतीजा वही रहा, ब्रिटिश जीत गए। और इसके बाद उन्हें मिल गया पूरे बंगाल का अधिकार। यहीं से शुरू हुआ भारत का असली शोषण। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल दर्द तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने सिर्फ शासन नहीं किया, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। भारतीय उद्योग खत्म होने लगे। कपड़ा उद्योग, जो कभी दुनिया में सबसे आगे था, धीरे धीरे खत्म हो गया। किसानों पर भारी टैक्स लगाया गया, और कई बार भुखमरी की नौबत आ गई। इतिहास में दर्ज है 1770 का बंगाल अकाल, जिसमें लाखों लोग मारे गए। लेकिन अंग्रेजों ने टैक्स लेना बंद नहीं किया। क्यों? क्या उन्हें लोगों की परवाह नहीं थी, या फिर उनके लिए भारत सिर्फ पैसा कमाने का जरिया था? 19वीं सदी तक आते आते पूरा भारत ब्रिटिश नियंत्रण में आ चुका था। लेकिन हर अत्याचार के बाद एक चिंगारी जरूर पैदा होती है, और यही चिंगारी 1857 में आग बन गई। 1857, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। कुछ लोग इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं, और कुछ भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन सच्चाई क्या है? शुरुआत हुई एक छोटे से मुद्दे से, नई बंदूकें और उनके कारतूस जिन्हें मुंह से खोलना पड़ता था, और अफवाह फैली कि उनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अपमान था, और बस गुस्सा फूट पड़ा। मंगल पांडे ने सबसे पहले आवाज उठाई, और देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में विद्रोह फैल गया। दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, हर जगह संघर्ष शुरू हो गया। और यहीं पर सामने आए एक ऐसी वीरता जिसने इतिहास में अमर स्थान बना लिया। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, एक महिला जिसने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाए और आखिरी सांस तक लड़ी। लेकिन 1857 का विद्रोह आखिरकार असफल रहा। क्यों? क्या ये संगठन की कमी थी, या फिर अंग्रेजों की रणनीति ज्यादा मजबूत थी? लेकिन इस विद्रोह ने एक चीज बदल दी। अब भारत सिर्फ एक गुलाम देश नहीं था, यह एक जागता हुआ राष्ट्र बन रहा था। 1885, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। अब लड़ाई तलवार से नहीं, बल्कि विचारों और राजनीति से लड़ी जाने लगी। और फिर आया 20वीं सदी का सबसे बड़ा नाम, महात्मा गांधी। एक ऐसा इंसान जिसने बिना हथियार उठाए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दी। सत्याग्रह, अहिंसा और जन आंदोलन,
इन हथियारों से गांधी ने एक नई लड़ाई शुरू की। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सिर्फ अहिंसा से आज़ादी मिल सकती थी या फिर इसके पीछे और भी कई बलिदान छुपे थे? क्योंकि इस कहानी में एक और नाम आता है, भगत सिंह, एक युवा क्रांतिकारी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए और अपनी जान दे दी। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई और बाहर से लड़ाई लड़ी। अब भारत की आज़ादी सिर्फ एक आंदोलन नहीं रही थी, यह एक जन क्रांति बन चुकी थी। 1947 आखिरकार भारत को आज़ादी मिल गई, लेकिन इसके साथ आया विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हो गए और एक नई कहानी शुरू हुई। लेकिन क्या यह अंत था या फिर एक नई शुरुआत? भारत का इतिहास हमें यह सिखाता है कि आज़ादी सिर्फ एक दिन में नहीं मिलती, ये सदियों की लड़ाई का परिणाम होती है। और हर उस इंसान की कहानी जिसने इस संघर्ष में हिस्सा लिया, वह हमारे इतिहास का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या हम अपने इतिहास से कुछ सीखते हैं या फिर हम उसे सिर्फ एक कहानी समझकर भूल जाते हैं? क्योंकि सच यह है, इतिहास सिर्फ अतीत नहीं होता, ये हमारे वर्तमान को बनाता है और हमारे भविष्य को दिशा देता है। और शायद यही वजह है कि भारत का इतिहास आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है।